नमस्ते विद्यार्थी मित्रों, मेरा नाम कुणाल पटेल है और मैं वीपीएमपी पॉलिटेक्निक कॉलेज में मैकेनिकल डिपार्टमेंट में लेक्चरर हूँ। आज हम जीटीयू के थर्ड सेमेस्टर का एक सब्जेक्ट ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट, जिसका सब्जेक्ट कोड है 333001, इसके यूनिट नंबर 1 के बारे में डिस्कस करेंगे। इसके बेसिक ऑब्जेक्टिव्स हैं टू नो वेरियस इंडस्ट्रियल रिसोर्सेज, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट क्या है, ह्यूमन रिसोर्स की कैरेक्टरिस्टिक क्या है, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट के कार्य क्या है, और इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट की ज़रूरियात क्या है और इनके कार्य क्षेत्र कौन कौन से हैं। फॉर एनी इंडस्ट्री, इफ यू वांट टू कैरी आउट एनी इकोनॉमिक एक्टिविटी, कोई भी कंपनी में हमें इकोनॉमिक एक्टिविटी अगर कोई भी करनी है तो उसके लिए जो बेसिक रिसोर्सेज होते हैं वो ये बेसिक रिसोर्सेज है, जिसको हम 7M इन HRM ऐसा बोल सकते हैं। तो उसके अंदर आते हैं 7M's आर मैन, मशीन, मटीरियल, मनी, मेथड, मार्केट एंड मिनट्स। सो फॉर सक्सेसफुल रनिंग ऑफ एनी इंडस्ट्री, ये सभी जो रिसोर्सेज है उनको अच्छे से मैनेज करना होता है। और अगर हम इसको देखें तो इसके अंदर जो दो से लेके बाकी जो है मशीन, मटेरियल, मनी, मेथड, मार्केट एंड मिनट्स, ये जो 6 रिसोर्सेज है ये डेड रिसोर्सेज है। और ये पहला नंबर जो मैन है, मतलब ह्यूमंस, तो हमें पता है ह्यूमंस आर द लाइव रिसोर्सेज। सो 7 में से 6 रिसोर्सेज को अच्छे से मैनेज करना है, तो उसके लिए अगर हम मैन को, ह्यूमन रिसोर्स को अच्छे से मैनेज करें तो देन ह्यूमंस विल मैनेज द रेस्ट ऑफ द 6 resources. So basically we just have to remember that which are the 7 M's in HRM: man, machine, material, money, method, market and minutes. If you want to understand what is basically human resource management, or what is the function, or what is their job, so human resource management is the process of recruiting, selecting employees, providing orientation. तो उसका मतलब क्या है? रिक्रूटिंग मतलब सबसे पहले अगर इंडस्ट्री को 10, 20, 25, 50 नए मैन पावर की जरूरत है तो पहले उसको ढूंढना पड़ेगा कि वेयर आर द रिसोर्सेज। मुझे ये नए मैन पावर जो कंपनी को, जो इंडस्ट्री को, जो संस्था को रिक्वायर है, ऐसे मैन पावर कहाँ से मिलेंगे? वो सोर्स उनको ढूंढना पड़ेगा, उनको अप्रोच करना पड़ेगा। उनके बाद सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, मतलब जो भी सोर्स उन्होंने ढूंढ लिया, अगर वहां पे 500 लोग हैं लेकिन चाहिए तो हमें 50 लोग ही, तो 500 में से 50 को कैसे सिलेक्ट करें? तो उसके लिए बहुत सारी उनको एग्जाम, इंटरव्यू ये सब कंडक्ट करना पड़ता है। तो रिक्रूटिंग एंड सिलेक्टिंग एम्प्लॉयज, प्रोवाइडिंग ओरिएंटेशन। अब एक बार एम्प्लॉय सिलेक्ट हो गया लेकिन वो उनको पर्टिकुलर संस्था, पर्टिकुलर इंडस्ट्री के बारे में पता नहीं है, तो उनको अवेयर करना पड़ता है कि ये संस्था क्या है, उसका उद्देश्य क्या है, ये क्या काम करती है, उसका काम करने का तरीका क्या है, उसका विजन एंड मिशन क्या है, तो वो सब उसे पता होना चाहिए। तो इसके लिए उनको ओरिएंटेशन बेसिक प्रोवाइड करना होता है। इम्पार्टिंग ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट, उसके बाद अगर उसको आप जो भी संस्था है, जो भी इंडस्ट्री है, उसके रिलेटेड अगर कोई एक्स्ट्रा स्किल की उसको जरूरत है तो उसके लिए उसको ट्रेनिंग देनी पड़ेगी और उसका डेवलपमेंट करना पड़ेगा। सो imparting training and development, appraising the performance of the employees once he starts working in the company, फिर based on his performance, उसका परफॉर्मेंस कैसा है, उसके ऊपर उसको कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिले, जिसको हम अप्रेजल बोलते हैं। तो ये अप्रेजल जो है वो बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस होता है, वो देना होता है और डिसाइड करना होता है कि कैसे कंपनसेशन देंगे, क्या कंपनसेशन देंगे, प्रोवाइडिंग बेनिफिट्स, अदर बेनिफिट कौन कौन से देंगे बेस्ड ऑन परफॉर्मेंस, जिससे वो मोटिवेट हो। मेंटेनिंग प्रॉपर रिलेशन विद द एम्प्लॉयज,
कंपनी जो है, कोई भी संस्था है या कंपनी है, तो उसमें एक ही आदमी नहीं होते, बहुत सारे मैन पावर होते हैं, तो उनके अंदर अंदर के रिलेशन कैसे है, एक डिपार्टमेंट के दूसरे डिपार्टमेंट के रिलेशन क्या है, तो ये सब अच्छा होगा तो ये संस्था या कंपनी अच्छे से काम कर पाएगी. सो मेंटेनिंग द प्रॉपर रिलेशन विद द एम्प्लॉय एंड देयर ट्रेड यूनियंस. आपको पता होगा कि जो ट्रेड यूनियंस होते हैं, वो जो भी एम्प्लॉयज होते हैं उनको कोई नुकसान ना हो, इसके लिए बहुत सारे ऐसे ट्रेड यूनियंस होते हैं जो एम्प्लॉयज़ की तरफ से उनकी जो भी रिक्वायरमेंट होती है, बेसिक डिमांड्स होती है, वो सबके कंपनी के सामने या संस्था के सामने रखते हैं. एंश्योरिंग एम्प्लॉय सेफ्टी वेलफेयर हेल्दी मेजर्स इन कंप्लायंस विद द लेबर लॉ. गवर्नमेंट के जो भी लेबर्स लॉ होते हैं और उनको ध्यान में रख के कंपनी के जितने एम्प्लॉयज है, ह्यूमंस है, उनकी सेफ्टी, उनके फैमिली का वेलफेयर हो, उनका हेल्थ अच्छा रहे, कंपनी में या कंपनी के बाहर कुछ हो जाए, तो ये सब जो है, ये बेसिकली दिस एवरीथिंग कम्स अंडर द ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट. सो अगेन एक बार हम देख लेते हैं. ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट इज द प्रोसेस ऑफ रिक्रूटिंग, सिलेक्टिंग, providing orientation, imparting training and development, appraising the performance of employee, deciding compensation and providing benefits, motivating employees, maintaining proper relations with employees and their trade unions, ensuring employee safety, welfare and healthy measures in compliance with labor law. So ultimately we can say कि it is the process of managing people in organization in a structured and thorough manner. किसी भी कंपनी में जो भी मैन पावर है, उनको एक व्यवस्थित रूप से मैनेज करने की जो प्रक्रिया है, उसको हम ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट बोल सकते हैं. नाउ इफ यू गो फॉरवर्ड, व्हाट इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स. जो मानव साधन है उसकी लाक्षणिकता क्या है. तो हमें पता है, जैसे हमने आगे देखा कि मैन इज अ ह्यूमन आर द लिविंग रिसोर्स. जो मानव साधन है जीवंत है. जीवंत है तो क्या है, उसकी बहुत सारी रिक्वायरमेंट्स है, उसके अपने थॉट्स हैं, तो वो लिविंग रिसोर्स है. फ्री फ्रॉम रेटेड कैपेसिटी मीन्स, नॉर्मली अगर आप कोई जगह कोई मशीन या कोई चीज कंपोनेंट खरीदने जाते हो, मैकेनिकल कंपोनेंट, तो उसमें क्या होता है, आप उसकी कैपेसिटी पूछते हो कि इसकी कैपेसिटी क्या है, एक घंटे में ये कितना प्रोडक्शन कर सकता है. ठीक है, तो ह्यूमंस में ऐसा नहीं है. अगर ह्यूमन जो है उसका मूड अच्छा है तो वो क्या काम करेगा, वो उसका अंदाजा हमें नहीं है. लेकिन अगर उसका मूड नहीं है तो वो कितना भी होशियार हो, लेकिन वो शायद कुछ भी ना कर पाए. तो मैन ह्यूमंस आर फ्री फ्रॉम द रेटेड कैपेसिटी, डाइवर्सिटी इन एबिलिटी एंड विलिंगनेस टू वर्क. सबकी एबिलिटी अलग अलग होती है और उनका जो काम करने की इच्छा शक्ति होती है वो सबकी अलग अलग होती है. अगर हमें पता है कि हमारी कंपनी में एक ही डेजिग्नेशन वाले 5 लोग हैं, लेकिन सबकी काम करने की क्षमता अलग अलग होती है, उनकी विलिंगनेस भी अलग अलग होती है. तो ये एक ह्यूमन की विशेष कैरेक्टरिस्टिक है. डिग्री ऑफ एग्जैक्टिंग द ओबीडियंस एंड कंट्रोल. अगर आप कोई मशीन ऑपरेट करते हो तो मशीन की आप स्विच ऑन करोगे तो मशीन स्टार्ट हो जाएगा. लेकिन ह्यूमन के बारे में ऐसा हम नहीं बोल सकते कि चलो हमने किसी को बताया कि आपको ये काम करना है, तो वो ऑन द स्पॉट जब से उनको ऑर्डर मिला तब से वो काम करने के लिए तैयार और शुरू हो जाएगा, ऐसा नहीं होगा. तो मतलब मशीन जो है वो ओबीडियंट होते हैं और उसके ऊपर हमारा कंट्रोल होता है. लेकिन ह्यूमंस के बारे में हम ऐसा नहीं बोल सकते, वो उनकी अपनी इच्छा शक्ति के ऊपर डिपेंड करता है कि उनका नेचर कैसा है. मेंटेनेंस वर्सेस एनहेंसमेंट ऑफ रिसोर्सेज. अगर हम मशीन की बात करें, बाकी के मशीन की बात अगर मैं करता हूं तो हम बाकी सारे रिसोर्सेज की बात करते हैं, लेकिन मेरे मुंह से पहले मशीन निकल जाता है क्योंकि वो ऑन टॉप है. तो बाकी जितने भी रिसोर्सेज है ह्यूमन को छोड़ के, उसमें हम मेंटेनेंस कर सकते हैं उसको, उसकी लाइफ साइकिल को बढ़ाने के लिए, उसका परफॉर्मेंस अच्छा रखने के लिए ले. ठीक है, और ह्यूमन के बारे में क्या कर सकते हैं, तो उसको कुछ ना कुछ ट्रेनिंग या डेवलपमेंट देके उसका परफॉर्मेंस हम बढ़ा सकते हैं. द वैल्यू रिडक्शन एंड एक्रिएशन ऑफ द रिसोर्सेज.
वैल्यू रिडक्शन मतलब क्या है कि अगर किसी भी कोई भी बाकी के जो रिसोर्स है, मशीन है, तो उसका हम मेंटेनेंस करेंगे, लेकिन फिर भी उसकी एक लाइफ होती है, उसके बाद उसका वैल्यू जो है वो रिड्यूस होता है। लेकिन ह्यूमन के बारे में ऐसा नहीं है। वो अगर जितने भी पुराने होते हैं और जितनी उनको हम ट्रेनिंग देते चले जाते हैं, उतना उसका उनका अनुभव बढ़ता है। तो मतलब एक्रिएशन द रिसोर्सेज, वो जो है उनकी वैल्यू बढ़ जाती है। बाकी के रिसोर्सेज में ऐसा नहीं है, बाकी के रिसोर्सेज में वैल्यू रिडक्शन होती है। द नीड फॉर द एचआर अकाउंटिंग, यहाँ पे अगर हम बात करें तो नॉर्मली जो सैलरी होता है वो पर आवर होता है या पर मंथ होता है, अलग अलग तरीके से होता है। और दूसरी चीज, जो भी ट्रेनिंग का एक्सपेंस कंपनी या कोई संस्था करती है ह्यूमन के बारे में, अगर वो नेक्स्ट डे से कंपनी छोड़ के चला जाएगा तो वो जो भी रिटर्न है वो कंपनी को नहीं मिलेगा। बाकी की चीज में ऐसा नहीं है, मशीन जो है वो तो कंपनी में ही रहेगा, तो मतलब उसकी जो भी वैल्यू है वो कभी भी अगर कंपनी वो मशीन बेच देगी तो भी वो उसको कंपनी को रिटर्न मिलेगा। ब्रॉडली क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। अगर ह्यूमन की बात करें तो दो कैटेगरीज होती है, वर्कर की और सुपरवाइजर मतलब एग्जीक्यूटिव की। वर्कर जो है उनको ब्लू कॉलर बोलते हैं और ब्लू कॉलर जॉब बोलते हैं। और जो सुपरवाइजर होते हैं तो वो व्हाइट कॉलर जॉब है। पेरिसेबल रिसोर्स मतलब नाशवंत रिसोर्स है। अगर आज कोई किसी भी वर्कर की या मैन पावर की काम करने की इच्छा नहीं है, ठीक है, संस्था में जो भी काम करते हैं उनकी काम करने की आज इच्छा नहीं है, या अच्छा या तो फिर कोई स्ट्राइक की हुई है, तो आज का उनका वेतन तो देना पड़ेगा, लेकिन आज का उनका काम जो है वो नष्ट हो जाएगा। वो दूसरी बार हम उनका उपयोग नहीं कर पाएंगे, क्योंकि वो टाइम जो था वो टाइम तो चला गया, उनका 8 घंटा जो है वो चला गया। तो ह्यूमंस आर द पेरिशेबल रिसोर्स। फंक्शंस ऑफ एचआरएम, व्हाट इज बेसिक फंक्शंस, उनका कार्य क्या है एचआरएम का, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का। तो बेसिकली दो कैटेगरी में डिवाइड किया जाता है। एक है, ये है मैनेजरियल फंक्शन, और दूसरा है ऑपरेटिव फंक्शन। मैनेजरियल फंक्शन जो है उसके अंदर अगर हम बात करें तो प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। मतलब क्या, तो अगर कंपनी को उसका विजन पता है कि 5 साल में कंपनी क्या देखना चाहती है, या 5 साल का जो प्लानिंग करते हैं, तो उसके लिए उनकी नीड क्या होगी, मशीन्स कितने रिक्वायर होंगे, मैन पावर क्या रिक्वायर होगा, मटेरियल क्या रिक्वायर होगा, वो सब प्लानिंग करना होता है। फिर ऑर्गेनाइजिंग, कंपनी के पास जो भी रिसोर्स है, मैन है, मशीन है, मटेरियल, जितने भी रिसोर्स है उनको प्रॉपर ऑर्गेनाइज करना होता है। डायरेक्टिंग मतलब जितने भी सपोज जो ह्यूमन रिसोर्स है वो बाकी के रिसोर्स को मैनेज करेगा, तो मतलब उनके साथ कम्युनिकेट करना पड़ेगा और उनको गाइड करना पड़ेगा कि आपको वर्क डिस्ट्रीब्यूशन कैसे करना है। तो ये जो है वो डायरेक्टिंग के अंदर आता है। और कंट्रोलिंग मतलब जो भी संस्था है, जो भी इंडस्ट्री है, उसका एक एम होता है। तो वो जो एम है और जो कंपनी का रिसोर्सिस होता है, जो मैन पावर है, जो वर्कर है, जो सुपरवाइजर है, उनका खुद का जो गोल है, वो जो गोल है वो कंपनी के गोल के साथ मैच होता है, और वो जो प्लानिंग किया हुआ है उसके हिसाब से काम कर रहे हैं या नहीं हो रहा है, तो वो जो है वो कंट्रोलिंग के अंदर आता है। तो ये बेसिकली मैनेजिंग इज द प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग। अगर हम ऑपरेटिव फंक्शन के बारे में बात करें तो उसमें आएगा प्रोक्योरमेंट, डेवलपमेंट, कंपनसेशन, इंटीग्रेशन एंड मेंटेनेंस। जैसे हमने आगे देखा, प्रोक्योरमेंट मतलब जो भी मैन पावर है, जैसे रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से उनका रिक्रूटमेंट करना, रिक्रूटमेंट करके सिलेक्शन करना, सिलेक्शन करके उनका जो उनको ओरिएंटेशन देना, अगर कोई ज़रूरत है तो ट्रेनिंग देना, ट्रेनिंग से उनका डेवलपमेंट होगा। फिर बेस्ड ऑन देयर परफॉर्मेंस उनको कंपनसेशन देना, उनको कुछ बोनस रिक्वायरमेंट है तो वो देना, वो डिसीजन, ये सब ऑपरेटिव फंक्शन में आता है। इंटीग्रेशन, अगर कंपनी में कोई पर्टिकुलर डिपार्टमेंट है उसके अंदर क्लैश है, या एक डिपार्टमेंट का दूसरे डिपार्टमेंट के साथ क्लैश है, या फिर और कोई एक्सटर्नल कोई भी क्लैश है, तो वो क्लैश को खत्म करके, कॉन्फ्लिक्ट को खत्म करके सबको यूनाइट रखना है, ये इंटीग्रेशन होता है। और मेंटेनेंस, जितने भी मैन पावर है, ह्यूमन रिसोर्स है, उनकी सेफ्टी, उनका इंश्योरेंस, उनका मेडिकल इंश्योरेंस है, मेडिक्लेम अगर बोल सकते हैं, उनका प्रोविडेंट फंड है, तो ये जो है वो ऑपरेटिव फंक्शन के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है नीड फॉर एचआर इन इंडस्ट्रियल एनवायरमेंट।
मानव साधन जो है उसकी इंडस्ट्रियल एनवायरनमेंट में जरूरियात क्या है। तो हमें पता है कि आज से कुछ सालों पहले, कुछ बहुत सालों पहले एक रिवॉल्यूशन हुआ था जिसको इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन कहते हैं। इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के पहले क्या था कि सब अपने फैमिली बिजनेस में लगे होते थे। मतलब कोई कुंभार है तो वो उनका बिजनेस करता था, वो कोई नाई है तो वो उनका बिजनेस करता था, ऐसे सब अपने अपने खुद के बिजनेस करते थे। ये बीच का कुछ समय आया, वहां पे इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ जिसमें मशीन, एडवांस मशीनरी जो एक साथ 100, 200, 500, 1000 मैन पावर का काम एक ही मशीन कर पाए, ऐसा इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन हुआ। और उसमें जो मशीन्स है उसको ज़्यादा इम्पोर्टेंस दिया गया, उसमें मशीन में ज़्यादा इन्वेस्टमेंट किया गया। और चूंकि ये जो मशीनरीज थी ये अच्छा आउटपुट देती थी, तो इसी वजह से जो ह्यूमन रिसोर्स है उसको सेकेंडरी माना गया, उसके ऊपर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। और इस समय में उनका शोषण भी किया जाता था। उसके बाद एक दूसरा रिवॉल्यूशन हुआ जिसको हम बोलते हैं आईटी रिवॉल्यूशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रिवॉल्यूशन। इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन के अंदर क्या हुआ कि यहाँ पे जितने भी मशीन्स है जो हम बोलते हैं मोबाइल है या कंप्यूटर है, तो ये जो कंप्यूटिंग सिस्टम है वो बहुत सारे डेटा कलेक्ट करता है। और जो डेटा कलेक्ट करता है उसका कुछ ना कुछ एनालिसिस, जैसे हमने उसको सेटअप किया हुआ है उसके हिसाब से एनालाइज करके वो रिजल्ट भी देता है। लेकिन उसकी खुद की सोचने की क्षमता नहीं है। उसको जैसे हमने डेटा फीड किया है उसके हिसाब से वो एनालाइज करके हमें रिप्लाई देगा। तो यहाँ पे इस जो इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन, सॉरी, ये जो इंफॉर्मेशन रिवॉल्यूशन हुआ, आईटी रिवॉल्यूशन, वहाँ जो ह्यूमन है उसकी प्रायोरिटी पता चली कि ह्यूमन जो है वो जैसे सोच सकता है इंडिपेंडेंटली, ऐसे बाकी कितने भी रिसोर्स है यू वो सोच नहीं पाएंगे। मशीन है तो वो अपने आप से नहीं सोच सकता। उसमें अगर हमने कंप्यूटर फिट कर दिया है मशीन के साथ, तो जो आप डेटा करो डालोगे उसके हिसाब से वो आपको आउटपुट दे देगा, लेकिन उसका कुछ नया सोचना है तो वो नहीं सोच पाएगा। उसके लिए तो ह्यूमन की रिक्वायरमेंट है। तो ये जो आईटी रिवॉल्यूशन हुआ वहां पे इसको प्राइम इंपॉर्टेंस, ह्यूमन रिसोर्स को प्राइम इंपॉर्टेंस दिया गया डिसीजन मेकिंग के लिए। और डिसीजन मेकिंग जो है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। तो इसमें कौन कौन से फैक्टर्स है जो इम्पोर्टेंट है। तो सबसे पहले है सोशल सिस्टम। तो हमें पता है कि कोई भी इंडस्ट्री है वो एक सोशल सिस्टम है। मतलब बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटी के, अलग अलग बैकग्राउंड के, और मेल या फीमेल बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते हैं। और उनका एक दूसरे के साथ जो रिलेशन होता है वो फॉर्मल भी होता है या इनफॉर्मल भी होता है। फॉर्मल का अर्थ क्या है कि जो डिसाइड किया हुआ है कि भाई ये कंपनी का मैनेजर है, ये इसके अंदर सुपरवाइजर है, ये इसके अंदर ऑपरेटर है। अगर दूसरा डिपार्टमेंट तो वहाँ के मैनेजर अलग है, ऐसे एक फॉर्मल है। लेकिन फिर भी जब लंच टाइम होता है, टी टाइम होता है, कंपनी छूटने के बाद वो एक दूसरे के साथ मिलते हैं, तब क्या होता है कि एक दूसरे की जो सोच है, एक दूसरे का इंटरेस्ट है, एक दूसरे का फैमिली बैकग्राउंड है, और उसके हिसाब से उनकी लाइकिंग के हिसाब से भी एक ग्रुप बनता है जिनको हम इनफॉर्मल ग्रुप बोलते हैं। तो ये जो है ये सोशल सिस्टम है। दूसरा है सोशल इक्विलिब्रियम। किसी भी संस्था है उस संस्था के अंदर जो भी मैन पावर है उनका आना जाना लगा रहता है। मतलब कंपनी के अंदर कोई नया मैन पावर आया, उनकी रिक्वायरमेंट जब तक फुलफिल हुई तब तक वो कंपनी में रहेगा। फिर शायद मे बी ड्यूरिंग दैट टाइम जो भी संस्था है वो उनको उनके परफॉर्मेंस के हिसाब से प्रमोशन करे या उनके रिक्वायरमेंट के हिसाब से उनको सैलरी का बोनस ज़्यादा मिले। अगर फिर भी वो जो मैन पावर है वो सेटिस्फाइड नहीं है तो क्या होगा, वो कंपनी में से रिजाइन करके दूसरी कंपनी में चला जाए। तो ये जो मैन पावर का टर्नओवर है वो चलता रहेगा। ठीक है। फिर आता है डिसफंक्शनलिटी इन द ऑपरेटिंग एक्टिविटी। इसका अर्थ क्या है कि कंपनी का कुछ ना कुछ विजन होता है, और जो भी कंपनी या संस्था है उसका जो विजन होता है उसके हिसाब से उसे कुछ ना कुछ चेंज करने पड़ते हैं। अगर
ये चेंज में भी पॉसिबल है कि जो भी मैन पावर है, जो भी ह्यूमन रिसोर्स है, उनके लिए फेवरेबल भी हो और ना भी हो। या ऐसा भी हो सकता है कि कुछ लोगों के लिए फेवरेबल भी हो या कुछ लोगों के लिए फेवरेबल ना भी हो, तो भी ठीक है। तो इसके हिसाब से भी जो कंपनी का जो एम है वो अचीव करने में, प्रोडक्टिविटी में, ये सब में ये इफेक्ट आती है। ठीक है, तो ये एक क्राइटेरिया है। इमोशनल इन्वॉल्वमेंट, अभी कंपनी जो है वो अपने एम्प्लॉय जो है उसके साथ एक कॉन्ट्रैक्ट करती है। ठीक है, तो वैसे वो जो है वो इकोनॉमिकल कॉन्ट्रैक्ट होता है, लेकिन फिर भी जो ह्यूमन है उनकी जो सोच है, उनका जो भी इंटरेस्ट है, मतलब जो भी इमोशंस है, वो ऑटोमेटिक कंपनी के साथ जुड़ जाते हैं। मतलब इकोनॉमिक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं लेकिन फिर भी साइकोलॉजिकल कॉन्ट्रैक्ट उसके साथ फ्री में हो जाता है कंपनी के साथ। तो वो इन्वॉल्वमेंट रहता है, तो वो कैसे दिल से काम करता है, नहीं करता है, ये सारी चीज जो है वो इमोशनल इन्वॉल्वमेंट के अंतर्गत आती है। फिर आती है वैल्यू सिस्टम। तो ये वैल्यू सिस्टम क्या है? तो वैल्यू सिस्टम मतलब हम जिस बैकग्राउंड में से आते हैं, उस तरीके से हमारा जो हमारे जो बुजुर्ग हैं उसके हिसाब से हमारी कुछ ना कुछ सोच होती है। ठीक है, तो उसके हिसाब से हमारी वैल्यू सिस्टम बनती है। कई लोग ऐसे होते हैं कि जो पैसे को ज़्यादा महत्व देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि जो अपनी जॉब सेटिस्फेक्शन को ज़्यादा महत्व देते हैं, कई लोग ऐसे होते हैं कि अपनी हेल्थ को वो जरा भी इम्पोर्टेंस नहीं देते, किसी भी हिसाब से पैसे जमा करना है। तो ये सब अलग अलग माइंडसेट होता है, तो वो जो है उसको हम वैल्यू सिस्टम यहाँ पे बोल सकते हैं। फिर आता है रोल डाइवर्सिटी। रोल डाइवर्सिटी का अर्थ क्या है कि जैसे हमने बताया आगे कि मैन पावर जो होता है किसी भी इंडस्ट्री में, तो टाइम टू टाइम उनका जो है प्रमोशन होता है या कोई ट्रांसफर होता है एक या दूसरे डिपार्टमेंट में। तो उसके हिसाब से उनका जो रोल होता है वो भी चेंज होता रहता है। ठीक है, तो उनकी भी उसकी भी इफेक्ट जो है वो उनके बिहेवियर में आती है। ठीक है, तो ये है रोल डाइवर्सिटी। और जो लास्ट फैक्टर है वो है स्टेटस डिफरेंशियल। स्टेटस डिफरेंशियल मतलब क्या है कि आप, हमें पता है कि जो भी संस्था है या इंडस्ट्री है तो उसमें अलग अलग हायर की होती है। वर्कर, उसके बाद सुपरवाइजर, उसके बाद मैनेजर, सीनियर मैनेजर, उससे ऊपर जो है वो संस्था के डिसीजन मेकिंग होते हैं। ऐसे अलग अलग लेवल्स होते हैं। तो उसके अंदर क्या होता है कि अगर जैसे जैसे उनका प्रमोशन होता रहता है, ठीक है, अगर उनका ईगो सेटिस्फेक्शन होता है, नहीं होता है, तो उसकी इफेक्ट जो है वो संस्था के ऊपर, संस्था के जो आउटपुट है उसके ऊपर भी इसकी इफेक्ट होती है। तो इन सबको अच्छे से मैनेज करने के लिए ह्यूमन रिसोर्स की रिक्वायरमेंट इज वेरी मच इम्पोर्टेंट। And this is our last topic, scope of HRM, ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है, उनका कार्य क्षेत्र क्या है। तो इसमें से कुछ ना कुछ हमें आगे इंट्रोडक्शन में हमने डिस्कस कर दिया है। जैसे है प्लानिंग ऑफ मैन पावर। अगर कंपनी जो है, संस्था जो है वो 5 साल का प्लानिंग करती है, तो आने वाले सालों में उनकी रिक्वायरमेंट कितने मैन पावर की है उनका प्लानिंग करना पड़ेगा। उनके बाद उनको रिक्रूट करने के लिए उनको सोर्स ढूंढना पड़ेगा कि ये मैन पावर जो रिक्वायर है वो मैन पावर कहाँ से मिलेंगे। ठीक है, जैसे अगर कोई आर्किटेक्ट इंडस्ट्री, आर्किटेक्ट की कोई कॉलेज है और वहां जाके अगर हम कंप्यूटर इंजीनियर का रिक्रूटमेंट करेंगे तो नहीं हो पाएगा। तो मतलब जो रिक्वायरमेंट है उसके हिसाब से सोर्स ढूंढना पड़ेगा, और उसके बाद उनको सिलेक्ट करने के लिए भी प्रोसीजर बनानी पड़ेगी। उनमें रिटर्न टेस्ट होगा, ओरल कम्युनिकेशन होगा, ग्रुप डिस्कशन होगा, तो ये सब सिलेक्शन प्रोसेस है। उनके बाद उनका प्लेसमेंट होता है। वंस दे प्लेस इन एनी इंडस्ट्री या एनी इंस्टीट्यूट या कोई भी ऑर्गेनाइजेशन में उनका प्लेसमेंट हो जाता है, फिर उनको ओरिएंटेशन दिया जाता है। वो जो संस्था का जो एम है वो उनसे साझा किया जाता है, उनको अवेयर किया जाता है। फिर अगर रिक्वायर है तो उनको ट्रेनिंग दी जाती है, वेरियस टाइप्स ऑफ ट्रेनिंग, अलग अलग स्टेजेस पे ट्रेनिंग दी जाती है, और उसका डेवलपमेंट करना होता है। ऐसा नहीं कंपनी ज्वाइन करे तभी ट्रेनिंग दे। अगर जैसे जैसे टाइम जाता है और ऐसी कोई रिक्वायरमेंट आ जाती है, कोई नई टेक्नोलॉजी आ जाती है, तो भी जो एग्जिस्टिंग स्टाफ है उनको भी वो सिस्टम के बारे में
अवेयर करना होता है, तो उनके लिए उनकी ट्रेनिंग भी नेसेसरी हो जाती है। तो ये जो है ट्रेनिंग और डेवलपमेंट इसके अंदर आ जाता है। मोटिवेशन, हमारा नॉर्मली जो ह्यूमंस का माइंड क्या होता है कि वो एक मोनोटोनस मैनर में चला जाता है, और उनको कुछ नया काम करे, कुछ नया सोचे, ज्यादा काम करे, उनके लिए कंटिन्यूस उनको मोटिवेट करना पड़ता है। तो उसके लिए उनको कुछ ना कुछ फैसिलिटीज है, या तो कुछ बोनस है, ऐसे कुछ ना कुछ उनको जो है वो देना पड़ता है, जिसके वजह से वो मोटिवेट रहे, और जो है कंपनी का परफॉर्मेंस और कंपनी का जो एम है वो वहां तक फुलफिल हो जाए। और उसी के अंतर्गत ये है जो रिवार्ड एंड कंपनसेशन। रिवार्ड एंड कंपनसेशन ये उनको मोटिवेट करने के लिए, तो एक दूसरे से जुड़े हैं, कैसा मोटिव, कैसा काम करते हैं, कुछ नया इनोवेशन करते हैं या आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस होता है, तो उनको मोटिवेट करने के लिए रिवार्ड और कंपनसेशन दिया जाता है। उसके आगे है ग्रुप डायनेमिक्स एंड बिहेवियरल मैनेजमेंट। जैसे हमने बताया था कि संस्था में कोई एक ही आदमी नहीं होता, बहुत सारे लोगों से बनकर संस्था या कंपनी काम करती है, तो वो उनका जो बिहेवियर है वो सब ग्रुप डायनेमिक्स एंड बिहेवियर मैनेजमेंट के अंतर्गत आता है। क्योंकि एक ग्रुप का बिहेवियर दूसरे ग्रुप पे, या एक व्यक्ति का इन्फ्लुएंस दूसरे व्यक्ति पे ऐसे बना रहता है। ठीक है, एक व्यक्ति की सोच है वो दूसरे व्यक्ति पे इन्फ्लुएंस हो सकती है, तो इसका जो है इफेक्ट भी कंपनी के आउटपुट के ऊपर आ सकता है। तो जो भी कंपनी का एम है, जो भी कंपनी का मिशन है, वही मिशन के अंतर्गत सबका माइंडसेट रहे और आगे बढ़े एक साथ, तो उसके लिए ये ग्रुप डायनेमिक और बिहेवियरल मैनेजमेंट आता है। प्रोडक्टिविटी एंड मोरल, जैसे हमने बताया था कि अगर आपका मोरल जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ इंटरकनेक्टेड है। अगर आप सेटिस्फाइड नहीं है तो आप अच्छे से काम नहीं करोगे, अच्छे से काम नहीं करोगे तो प्रोडक्टिविटी नहीं बढ़ेगी। अगर कई बार ऐसा भी हो जाता है कि आप सेटिस्फाइड हो गए तो आप शिथिल हो गए, ज्यादा वो मच इंटरेस्ट नहीं देते, हाँ जितना मिलता है उतना ठीक है, तो उसकी भी इफेक्ट जो है वो प्रोडक्टिविटी पे आती है। कई बार ऐसा होता है कि आपको इतना मिलता नहीं है, तो आप अपने आप को हाईलाइट करने के लिए ज्यादा मेहनत करते हैं, अच्छे से काम करते हैं, ज्यादा ओवर टाइम करते हैं, तो उसकी इफेक्ट प्रोडक्टिविटी पे आती है। तो अल्टीमेटली मोरल जो है वो प्रोडक्टिविटी के साथ इंटरकनेक्टेड है। और इंडस्ट्रियल रिलेशन, इंडस्ट्रियल रिलेशन की बात करें तो यहाँ पे इंटरनल डिपार्टमेंट की बात है, डिपार्टमेंट के अंदर एक दूसरे लोगों की बात है, या कंपनी के जो सप्लायर है, जो कंपनी जहाँ से रॉ मटेरियल खरीद करती है, कंपनी अपना जो फिनिश प्रोडक्ट है वो जिनको बेचती है, वो क्लाइंट, मतलब सप्लायर, क्लाइंट, कंपनी के अंदर के जो मैन पावर है, सबके साथ अच्छे रिलेशन मेंटेन करना, ये इंडस्ट्रियल रिलेशन के अंतर्गत आता है। तो ये जो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट है उनका कार्य क्षेत्र जो है वो हम अगर कहें तो वो सप्लायर से लेके जो भी एंड कस्टमर है वहां तक का उनका कार्य क्षेत्र रहता है। और इसके अंदर जो भी हमने ये पॉइंट वाइज डिस्कस किया, ऐसे डिटेल में उनका एक एक पॉइंट हम कंसीडर कर सकते हैं। सो स्टूडेंट्स, आज जो हमने देखा उसमें स्कोप ऑफ एचआरएम, नीड ऑफ एचआरएम, डेफिनेशन ऑफ एचआरएम, फंक्शंस ऑफ एचआरएम हमने डिस्कस किया। थैंक यू।